संडे की रात लगभग 12:30 बजे मैं ऑफिस से घर वापस लौट रहा था। तभी मैंने देखा कि एक लड़की सड़क पर मदद के लिए इशारा कर रही थी। मैंने अपनी बाइक रोक दी। पीछे से एक ऑटो आया और थोड़ा रुकने के बाद, थोड़ा स्लो करने के बाद वो फिर से वापस चला जाता है, मतलब वो फिर से आगे बढ़ जाता है। शायद वो मेरी वजह से नहीं रुका। उसने सोचा कि मैंने बाइक रोक दी तो वो लड़की मेरे साथ है, इस वजह से ऑटो आगे चला जाता है। उस लड़की से मैंने पूछा, जी कहिए, आपने बाइक रोकने का इशारा किया था। तभी वो लड़की गुस्से में आकर बोलती है कि इशारा मैंने आपको नहीं, ये इशारा उस ऑटो वाले को किया था, जो कि आपकी वजह से वो ऑटो यहाँ से चला गया है। अब जब उसकी इतनी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता, मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरी वजह से उसका ऑटो निकल गया। इतनी रात हो चुकी है, अब कोई ऑटो मिलना बहुत मुश्किल होगा। मैंने तुरंत उस लड़की से माफ़ी मांगी और उसको अपनी बाइक पर लिफ्ट लेने के लिए बोला कि प्लीज़ आप हमारी बाइक पे आ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। लेकिन उसने मेरी तरफ गुस्से से देखकर बोला कि नहीं चाहिए मुझे आपकी लिफ्ट, आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, आपकी वजह से मेरा ऑटो निकल गया है। मैं वहीं पे खड़ा हो गया। हिम्मत जुटाकर मैंने फिर एक बार उससे पूछा, लेकिन उसका जवाब वही था। जवाब उसका जस का तस था कि मुझे आपके साथ नहीं बैठना है। मैंने उसको बोला कि रात हो चुकी है और आप अकेली हो, लेकिन गुस्से की वजह से वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने सोचा कि उसको छोड़ के चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे जाने के बाद इसके साथ कभी कुछ गलत हो गया या इसके साथ दुर्घटना घटित हो गई तो फिर क्या होगा। हो सकता है इसका दोषी मैं ठहराया हो जाऊं, क्योंकि सामने कैमरा भी लगा था और उस कैमरे में कैप्चर भी हो चुका था। फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता है मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा। आखिर मेरी गलती से ऑटो निकल गया तो इसका प्रायश्चित भी मुझे ही करना पड़ेगा। बस मेरी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोलती है और करीब आधा घंटा और बीत जाता है। अब रात के 1 बज चुके थे। मैंने उसको फिर से लिफ्ट के लिए बोला और कहा कि अब तक हम लोग आधा सफ़र तय कर चुके होते, यहाँ कब तक खड़े रहोगे, यहाँ खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं, और यहाँ जितना देर हम लोग खड़े होंगे वो बहुत ही नुकसानदायक होगा और बहुत ही ख़तरनाक होगा। लेकिन उसने मेरी बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, जैसे मानो कुछ मेरी बात सुनी ही नहीं है या मैंने कुछ कहा ही नहीं। उसने बिल्कुल मेरी बात को नेग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन साथियों, अब मैं उलझन में था। अब मैं सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं। मेरे मन में बेचैनी थी कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। जब मेरे मन में इतनी घबराहट है तो वह तो एक लड़की थी और मैं उसके लिए अनजान था। फिर वो मेरे ऊपर कैसे विश्वास करती, कैसे भरोसा करती। खैर, अचानक सोचते सोचते मेरे मन में एक ख्याल आता है। मैंने उसको बोला कि देखो, मेरे घर में भी छोटी बहन है, तुम्हारी जैसी छोटी बहन है, तुम्हारी जैसी ही दिखती है वो, और सेम तुम्हें लग रहा है कि मेरी बहन खड़ी है। मेरी बात मानो, यहाँ से निकल लो, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम भी मेरी बहन जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे द्वारा इतना सब बोलने के बाद वो थोड़ा कंफर्ट सी हुई और वो मुझसे बोली कि आप चले जाओ, मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ से चली जाऊँगी। तब मैंने उससे बोला कि यहाँ रुके हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ऑटो तो छोड़ो, यहाँ पे एक परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं और तुम भी मेरी बाइक पे बैठ लो और यहाँ से निकल लो। वह इतना बोलने के बाद भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुई। फिर मैंने जेब से अपना पर्स निकालकर उसमें से अपनी आईडी दिखाई।
उसमें आधार कार्ड, डीएल, पैन कार्ड, जितने भी हमारे पास आईडी थी सब निकाल कर मैंने उसको दिखा दिया और उससे बोला कि अगर तुमको दिक्कत है तो इनको अपने पास रख लो, फिर जब सुरक्षित जगह पहुंच जाएं तो इनको मेरे से वापस कर देना। फिर उसने आधार कार्ड देखकर बोला कि आपका नाम नितिन है? मैंने बोला कि हाँ, मेरा नाम नितिन है। और अब चलने को मना मत करना क्योंकि घर में सब इंतज़ार कर रहे होंगे और मेरा तो सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब बहुत चिंतित होंगे क्योंकि इतनी रात हो चुकी है और मैं आपकी वजह से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। फिर वो थोड़ा सहज होकर मेरी बाइक पे बैठ गई। फिर मैंने उससे पूछा कि आपका घर कहाँ है? वह लड़की बोली कि आप बस चलते रहो, जहाँ लगेगा मैं बता दूंगी। सफ़र तय करते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। वह शांत बैठी थी। लगभग 30 किलोमीटर चलने के बाद वो बोलती है कि बस यहीं पे रोक दो। जैसे ही बाइक रोकी वह फुदक कर उतर गई और बिना कुछ बोले सीधा एक गली में भागती हुई चली गई। आगे जाकर वह गायब हो गई। अब मैंने बाइक स्टार्ट की और सीधा अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो लगभग 2:30 बज चुका था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से पापा की आवाज़ आती है कि आ गया मूर्ख, इतनी रात को कहाँ मर गया था, कहाँ चला गया था, अगर कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता। मैं घर के अंदर प्रवेश हुआ तो देखा सभी लोग जाग रहे थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं उन लोग को देखकर और नज़रअंदाज करके चुपचाप से अपने कमरे में चला जाता हूँ। अगले दिन संडे था, इसलिए मैं करीब लगभग काफ़ी देर तक सोता रहा। 10 बज चुका था। तभी मेरी छोटी बहन आती है और दरवाज़ा खोलती है और भैया भैया करके आवाज़ देती है कि भैया जल्दी उठो, देखो कोई लड़की आई हुई है और वो अपने साथ अपने मम्मी पापा को लेकर आई है। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं डर गया कि ऐसी कौन लड़की है जो अपने मम्मी पापा के साथ लेकर आई है। ऊपर से छोटी बहन कहती है क्या तुमने कोई लफड़ा कर दिया। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि मैंने ऐसा तो लफड़ा कुछ किया नहीं है। फिर सुबह सुबह अचानक से मेरे ऊपर ये पहाड़ कैसे टूट पड़ा। अब छोटी बहन बोलती है कि अब ज़्यादा मत सोचो और जल्दी से चलो क्योंकि पापा नीचे बुला रहे हैं और वो डांट रहे हैं। मैंने उससे बोला कि बहन तू चल, मैं अभी आता हूँ। मैं घबरा गया था और अपने कपड़े पहनते सोच रहा था कि ना जाने क्या आज ऐसा हो गया जिसकी वजह से आज ये लड़की और उसके घर वाले मेरे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। तो मैंने शर्ट पैंट पहना और मैं नीचे की तरफ आ गया तो देखते हैं कि वही कल रात वाली लड़की अपने मम्मी पापा के साथ हमारे घर के अंदर खड़ी हुई थी। उसको देखकर मैं और घबरा गया कि ना जाने पता नहीं कौन सा लांछन लगाने आई है, क्या मुझे ब्लेम करने आई है, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है कि कोई भी मदद करने के बहाने वो ऐसा ब्लेम लगा देते हैं जिससे कोई भी निर्दोष आदमी फंस जाता है। बस मेरे दिमाग में यही सब ख्याल चल रहे थे। तभी वो लड़की बोलती है कि भैया आप घबरा गए क्या। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मुझे देखा और बोली कि भैया आप हैरान हो गए ना, यही सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे आई। आपका पर्स मेरे पास रह गया था और वो उसी में से पता खोजकर आपके घर तक पहुँची हूँ। आपने रात में मेरी बहुत मदद की और जल्दबाजी में आपका शुक्रिया भी नहीं कर पाई। ऊपर से मैं आपके दस्तावेज भी वापस लेकर चली आई थी। सबसे पहले आपको तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि एक अनजान होते हुए भी आपने मेरी मदद की। उसके बाद उसके मम्मी पापा ने मुझे देखा और ढेरों आशीर्वाद दिया और मेरी काफ़ी तारीफ़ करते रहे। फिर उन्होंने अपने घर आने का निमंत्रण भी दिया और फिर चाय पानी करके वो लोग चले जाते हैं। उनके ही जाते ही मेरे पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोले बेटा मुझे तुम पर गर्व है। तूने एक अच्छे बेटे होने का फ़र्ज निभाया। तूने रात को क्यों नहीं बताया, फालतू तुझे मैंने डांट लगा दी। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप लोग भी तो मेरी अच्छाई के लिए ही मुझे डांटते हो, मेरी भलाई के लिए ही मुझे डांटते हो। पापा ने फिर एक बार
मुझे गले से लगा लिया और इस बार मम्मी और छोटी बहन भी आकर मुझसे लिपट जाती हैं। तो दोस्तों, मेरे परिवार ने तो मुझे एक ही बात सिखाई है कि अकेली लड़की मौका नहीं, हमारी जिम्मेदारी होती है। अकेली लड़की मौका नहीं, हमारी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, जब भी मौका मिले तो किसी न किसी की मदद ज़रूर करना, किसी न किसी की मदद ज़रूर करना। तो दोस्तों, नेक काम हमेशा करते रहिए। बात बाकी रात बिरात का सफ़र बिल्कुल मत कीजिए, ताकि हो सकता है जाने अनजाने में कोई घटना घटित हो जाए, इससे बच के रहिए। तो साथियों, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।